ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। पता नहीं हमारे चीफ मिनिस्टर केसी रामाराव केसीआर साहब को क्या जल्दबाजी थी कि आनंद फानंद में बल्दिया इलेक्शन का ऐलान कर दिए। बिल्कुल 10 दिन 12 दिन का वक्त दे रहे हैं, ना कैंडिडेट्स को प्रपोजल्स मिल रहे हैं, ना कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म्स। कल 12 घंटे यानी 24 घंटे हो गया नॉमिनेशन स्टार्ट होके, अभी रिटर्निंग ऑफिसर्स का मटेरियल नहीं आया। क्या वजह है ये समझ में नहीं आ रहा है। इन्हों ये सोच रहे हैं कि ऐसा अचानक इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो मुखालिफिन जो है सोते रहेंगे, मैं बैंड बाजा बजा के निकल जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की भी कोई ताकत है। अब यहाँ पर आपके दरमियान में लाइव आने की ये वजह है कि कई हमारे साथ भी हर इलेक्शन में साजिशें की जाती है। इस मरतबा भी कुछ साजिश की गई और सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि मजलिस बचाओ तहरीक इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सक रही, मजलिस बचाओ तहरीक हिस्सा नहीं लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मजलिस बचाओ तहरीक इंशाअल्लाह जैसा साबिका में हर इलेक्शन में हम हिस्सा लिए, अभी भी हम हिस्सा लेने वाले हैं। अब रही बात यहाँ पर कि हमारे साथ क्या साजिश की गई, पहले मैं उसको वाज़ेह करना चाहता हूँ। पहला देखिए कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 2 इलेक्शन बॉडीज होते हैं। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस करवाते हैं। एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाते हैं। तो अब 92-93 में मजलिस बचाओ तहरीक का क़याम अमल में आया। मरहूम गाजी मिल्लत अल्लाह मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जाके दिल्ली में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारी पार्टी को हम रजिस्टर करवा दिए। और साथ में जो है आने के बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन में उसमें भी हम रजिस्टर करा दिए। और मुसलसिल 94 से लेके 2000 हालिया जो 18 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ पूरों में हमने हिस्सा लिया। और आज भी हम जो है पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मजलिस बचाओ तहरीक स्टिल ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या साजिश की गई। 2016 में जो बल्दी इंतखाबात हुए हमने उसमें हिस्सा लिया। मैं खुद इंतखाबात में हिस्सा लिया। अकबरबाग से मैं लड़ा, मेरी अहलिया आजमपुरे से लड़े। उसके बाद में जो है और हमारे कैंडिडेट्स लिए। हाल ही में जो तेलंगाना स्टेट में जो इलेक्शन हुए निज़ामाबाद, भैंसा, बोधन, करीमनगर, ये इंतखाबात में जो है हमारे को जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन से दावतनामा नहीं आ रहा था मीटिंगों का। तो मुझे ज़रा डाउट आया कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। हम स्टेट इलेक्शन कमीशन जाके पूछे तो बोले कि आपकी पार्टी को हम डीबार कर दिए हैं। हम बोले भाई क्या वजह है, 25-30 साल से हमारी पार्टी रजिस्टर है, आप डीबार कर दिए। तो बोले नहीं, आपको कुछ अकाउंट्स ला के नहीं दिए। बहरहाल एक साजिश की गई, एक बहाना बनाया गया। उमन तो ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी अकाउंट्स वो नहीं सबमिट करी तो उसको जो है नोटिस देते और इलेक्शन लड़ने से रोकते, लेकिन उसको डीबार नहीं करते। लेकिन जो हमारे साबिका इलेक्शन कमिश्नर थे उनको क्या दबाव था, क्या साजिश हुई, क्या लेन देन हुआ ये नहीं मालूम, हमारे को डीबार कर दिए। हम बोले भाई फिर अब उसका तरीका क्या है। तो बोले नए तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर करिए बोले। फिर हम जब नए तरीके से रजिस्टर करने गए तो बोले नहीं भाई इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप इलेक्शन खत्म होने के बाद में आइए, लिहाजा हम जो है डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सके। हम बोले भाई अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो करता अच्छा करता। बाद में जो है जनवरी 24 के दिन इलेक्शन होने के बाद में हम गए तो वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, उन्होंने रिटायर्ड हो गए। सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, उनका ट्रांसफर हो गया। अब हम लॉकडाउन आ गया। 5 महीने तक मुसलसिल लॉकडाउन रहने के बावजूद हमारे लोग जो है टेलीफोन करते रहे। मैं खुद कई मरतबा दफ्तर को गया तो लॉकडाउन में तो ऐसा बड़ा लेबल लगा दिए थे, कोई आना नहीं दफ्तर के अंदर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हम गए, जाके फॉर्म लिए। फॉर्म लेके जो है अब आप देखिए कितने चीज पूछे हमारे से। ये कॉलम नंबर 1 से लेके आप देख सकते हैं कि कितने चीज हमारे से पूछे गए। देखिए हम पूरा उसको यानी एक एक चीज पूछे। 3 साल का रिकॉर्ड पूछे, पूरे 5 जो जिम्मेदार लोग हैं उनका रिकॉर्ड पूछे, नीचे के 25 बॉडी के लोगों का पूरों का इनकम टैक्स पूछे, पूरों का आधार कार्ड, पूरों का पैन कार्ड, यानी क्या क्या पूछते गए हम सारे चीज दिए उनको। 5 अक्टूबर 2020 के दिन हम देखिए ये स्टैंप है यहाँ पर, 5 अक्टूबर 2020 के दिन हम पूरा दे दिए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो कानूनन ये लोग जो है 15 दिन के अंदर हमारे को सर्टिफिकेट दे देना।
लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या सियासी दबाव था, क्या केसीआर अन्ना का था या केसीआर अन्ना के छोटे चहीते का था, ये पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके हम अवाम के दरमियान में हमारा फैसला रखते हैं कभी भी। लेकिन हमारी फाइल डाल लेके रखे, फिर हमको जो है 16 अक्टूबर के दिन एक लेटर दिए कि बोले कि इसके अंदर जो है आप कुछ इनकम टैक्स के डिटेल्स नहीं दिए, जबकि ऑलरेडी हम इनकम टैक्स के पूरे डिटेल हम दे दिए थे। फिर हम 16 के दिन ही हम जाके जो है फिर से हम ये बोले, फिर उसके बाद में उन्होंने 20 अक्टूबर के दिन हमारे को एक लेटर दिए, बोले कि आप जो है 2 पेपरों में ऐड डाल के आइए। करीब जो है 2 लाख रुपए खर्चा करके हम 2 पेपरों में ऐड डाले। ऐड डाल के 2 नवंबर के दिन हम चले गए। अब 2 नवंबर से भी अगर देखें 15 दिन, तो हमारे जो है 15 नवंबर या 16 नवंबर को हमारे 15 दिन हो जा रहे थे। कानूनन है कि आप एप्लीकेशन दिए तो 15 दिन के अंदर आपको मान्यता दे देना, सर्टिफिकेट दे देना, लेकिन नहीं करे। 10 नवंबर के दिन इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे एक लेटर डाली। डालने के बाद में ये बोले कि अब हम ये 10 नवंबर से काउंट करेंगे आपके 15 दिन। और 18 तारीख को जो है मैं 16 नवंबर के दिन भी गया, 17 नवंबर को भी गया, तो बोले हम आज शाम में दे रहे हैं, कल सुबह में दे रहे हैं, दोपहर में दे रहे हैं। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन की स्टोरी चलते रही। लेकिन 18 नवंबर के दिन जो है नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया इलेक्शन कमिश्नर साहब आनंद फानंद में। हम अदालत को जाने के लिए कोशिश करें तो अदालत में ये मालूम हुआ कि वंस द बॉल स्टार्ट रोलिंग देयर विल बी नो एंटरटेनमेंट ऑफ एनी पिटीशन। ठीक है, अल्लाह पे भरोसा करें। अब मैं आपको यह बात कि इससे हमको कुछ होने वाला नहीं है। मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार इलेक्शन में जिस तरीके से आप देखिए, जब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब पहली मरतबा इलेक्शन लड़े तो AIMIM के कैंडिडेट नहीं थे, इंडिपेंडेंट काउंट किया जाता था। खान साहब भी जब फर्स्ट टाइम MLA बने उनको भी इंडिपेंडेंट काउंट किया था। मजलिस के कई कारपोरेटर्स को इंडिपेंडेंट काउंट किया जाता था। अब हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मान्यता मिली है इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बोथ आर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज AIMIM एंड MBT विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बोथ वेर रजिस्टर्ड पार्टीज इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अब हमारे उम्मीदवार को सिर्फ आजाद उम्मीदवार बोला जाएगा। हर चीज साथ में है, आप बेफिक्र रहिए। हम पूरी कितने हमारे कैंडिडेट्स हैं पूरों की एक मुसलसल लिस्ट जारी की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला कल जो है आज तकरीबन हमारे कैंडिडेट्स को फाइनल कर दिया गया है। हमारी जो कमेटी है जनाब मुस्तफ़ा महमूद जनरल सेक्रेटरी साहब फाइनल किए हैं, इनको डाल दिया गया है। और मेरी अहलिया, क्योंकि मेरे साथ तो मुसलसल साजिश की गई, आप लोगों को मालूम है कि पहली मरतबा मैं जब कारपोरेटर था तो मेरे एरिया को लेके जाके छौनी, बागेजारा, गुड्डी वाली, कुरमा-गुड़े में डाल दिए। ये समझे कि भाई ये इंतखाबात में यहाँ से इसका नहीं जीत सकता। उस वक्त भी बाबा नगर में कैंडिडेट, यानी जहाँ जहाँ से मजलिस बचाओ तहरीक कामयाब होने के इम्कानात है वो उसको या तो BC कर दे रहे हैं, BCE कर दे रहे हैं, लेडीज कर दे रहे हैं। बहरहाल उनकी चल रही। कल तक कांग्रेस थी, इन्हों कांग्रेस के गुलाम थे, कांग्रेस इनकी सुनती थी, इन्हों कांग्रेस को जैसा बोले वैसा कराते थे। फिर उसके बाद में पहले तेलुगु देशम के साथ इनकी मांडवाली चलती थी कांग्रेस। अब आजकल TRS से चल रही है। जो कांग्रेस को नुकसान हुआ मजलिस की दोस्ती में, मुझे यकीन है कि TRS को भी वो नुकसान होगा मजलिस की दोस्ती में। हालिया दुबाका का इलेक्शन में, हालिया सिकंदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन में जो बीजेपी की 4 सीटें कामयाब हुई तेलंगाना में, ये मजलिस की दोस्ती का नतीजा है ये केसीआर साहब को। पहली चीज, अब मेरे साथ ये साजिश की गई कि छौनी को रिजर्व करे तो हम आजमपुरा लड़े, आजमपुरे को रिजर्व करे तो हम अकबरबाग गए। बहरहाल हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। अमजदुल्ला खान को अगर सीट को रिजर्व कर दिए तो घर में बैठ जाएगा या इलेक्शन हरा देंगे। मुझे इलेक्शन हराए आप लोग, अगर कोशिश करके अकबरबाग से हराए, मेरी अहलिया को हराए, तो हम दोनों काम करते रहे। यानी अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन हारने के दूसरे दिन सुबह से मैं काम चालू किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम इन पावर और नॉट। मेरी अहलिया भी हालिया लॉकडाउन में आप लोग देखे कि हर घर पे जाके, हर डोर मेरा भतीजा साकिब खान, मेरा बेटा अफान खान, यानी पूरी फैमिली को हम झोंक दिए। कई लोग मुझे फोन करके, मेरे रिश्तेदार बोलते रहे, अरे तुम मासूम बच्चों को झोंक दे रहे, अपनी अहलिया को भिजा दे रहे, तुम खुद इतना एक्सपोज हो जा रहे ये बीमारी को। मैं अल्लाह पे भरोसा रखा कि मौत एक दिन आने वाली है, बार बार मौत नहीं आती। अगर कोरोना से हम मर जाएंगे खिदमत करते हुए तो मेरे को शहीद का दर्जा मिलेगा, मेरा
एक ही यकीन था, अल्लाह ताला ने मुझको सेहत दिया, मुझको कुछ नहीं हुआ, मैं आपके दरमियान में हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल जो है अस्मा खातून आजमपुरे से नॉमिनेशन डालेंगे। इंशाअल्लाह हम दम कर लड़ेंगे, जैसा साबिक में लड़े वैसा ही डट के लड़ेंगे हम, और मुनज़्ज़िम तौर पे लड़ेंगे। तहरीक के तमाम कारकुन हमारे हिस्सा लेंगे। जहाँ जहाँ पर भी हम लोग कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर रहे हैं, पूरा मुश्तरी का एक उनका ऐड आएगा, लिस्ट आएगी। आप लोग मुस्तकिल मिजाजी से रहिए। इंशाल्लाह रोज़ाना जब भी लाइव होगा मैं आपके दरमियान में आते रहूँगा, क्योंकि आजकल जो है लाइव आकर आपको अपना जो भी है रोज़ का सुनाना ये बेहतर रहेगा। साजिशों पर यानी जो अफवाहें होंगी उस पर ध्यान ना दे। कुछ भी अफवाह सुन रहे, चंचलगुड़ा दफ्तर पे आइए, हम बाहर कुर्सियां डाल के बैठे हुए रहते हैं, या आपके टेलीफोन करके पूछिए। और जो भी साजिश है, अब रही बात इलेक्शन में मुसलमानों का रोल क्या रहना चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी बात हो गई। देखिए मेरे भाई, कि केसीआर टीआरएस को सबक सिखाने का अल्लाह ताला ने तुमको मौका दिया। अल्लाह ताला ने, मेरे वालिद मरहूम गाजी मिल्लत अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी को तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहता है, अल्लाह ताला किसी को तबाह करना चाहता है, तो उसकी शोहरत नहीं खींचता, उसकी औलाद नहीं खींचता, उसकी दौलत नहीं खींचता, लेकिन उसके अक्ल पे पर्दा डाल देते। तो उसके अक्ल, केसीआर के अक्ल पे पर्दा पड़ गया और इलेक्शन का ऐलान हुआ। अपनी मस्जिद की शहादत को याद रखो, मस्जिद एक खाना की शहादत, कुत्ता गुड़म की मस्जिद की शहादत, और हालिया सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की शहादत, और इनके आलाकार जो इनको मस्जिद शहीद करने पर जो अवाम को गुमराह करे, लेके जाके उलमा मशाइखीन को, बिरयानी उलमा को मिलाए। मैं उन तमाम उलमाओं से गुजारिश करूंगा कि आज आप निकलो बाहर। केसीआर मस्जिद नहीं बनाने वाला है, कोई संगे बुनियाद रखने वाला नहीं है, ये वाज़ेह हो गया है ये बात। आज आपको भी अल्लाह के पास जवाब देना है। आप असदुद्दीन ओवैसी का डर छोड़ो, अल्लाह के से डर के खुलकर बोलो। तमाम से मेरी अपील है कि केसीआर जितनों को भी वादा किया था कि मैं मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम बना देंगे, संगे बुनियाद रख देंगे, क्यों नहीं रखे, ये पहला सवाल है। ये बल्दिया इलेक्शन में सबक सिखाओ। जो भी अल्टरनेट आपको अच्छा उम्मीदवार दिख रहा है, टीआरएस को, अगर कोई मुसलमान टीआरएस को वोट देगा तो मैं नहीं समझता कि उसका ज़मीर जिंदा है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी पूछ है। जो टीआरएस के मुस्लिम लोग जो कैंडिडेट भी बन रहे हैं, खुदारा ये इख्तिदार को मत देखो, वो इख्तिदार को देखो जो तुमको मरने के बाद में ऊपर मिलने वाला है। चंद बेगरते लोग टीआरएस के मुस्लिम कैंडिडेट्स बन रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, आप लोग नॉमिनेशन मत डालो। साहब हम अवाम में नहीं जा सकते, हमारे साथ ये हो रहा है वही। अब दूसरी चीज ये हो रहा है कि दुबा का इलेक्शन जीतने के बाद से बीजेपी वाले अपना मॉरल बहुत, हम इतने सीट लाएंगे, हम उतने सीट लाएंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये साजिश है टीआरएस की और एमआईएम की साजिश है, ताकि बीजेपी का डर बता के इन मुसलमानों में वोट लेना, और उन्होंने जो है कुछ मुसलमानों के वोट लेने के लिए बीजेपी का डर बता रहे। मैं लिख के दे देता हूं, आज मेरी बात को याद रख लीजिए, 2 या 3 या 4 सीट से बढ़ के बीजेपी आने वाली नहीं है, क्योंकि वो दुब्बाका का इलेक्शन में बीजेपी की जीत नहीं, वो शख्सी जीत है कैंडिडेट की। जो रघुनंदन राव जो जीता है उसकी शख्सी जीत है, वो उस जीत को वहां पर ही रख दीजिए, क्योंकि वो कैंडिडेट जो है 2 मरतबा इलेक्शन लड़ा था, और कुछ टीआरएस की अंदरूनी के हरीश राव को हरीश राव का सियासी कैरियर खराब करने के लिए, हरीश राव को मजा चकाने के लिए, केटीआर को आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ये साजिश रची गई। वहां पर बीजेपी को जिताया गया। वो टीआरएस पार्टी, वो गवर्नमेंट, वो आवाम जो टीआरएस के एक एमएलए को भी नहीं जिता सकती, फिर बीजेपी के 4 एमपीज को कैसा जिताई बताइए। कुछ एडजस्टमेंट है, ये केसीआर का, नरेंद्र मोदी का कुछ एडजस्टमेंट है। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। कोई बीजेपी का दबदबा नहीं है पुराने शहर में या हैदराबाद में। अभी नु आएंगे बेचारे मौजूद, देखो भाई बीजेपी का मेयर जीत जाएगा, हमको वोट दो, उन्हों आएंगे, उन्हों डराएंगे। तो मस्जिद की शहादत याद रखो। बीजेपी रियासत में हुकूमत रहने के बावजूद गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहां पर कोई मस्जिदों को शहीद नहीं किया गया मेरे भाई। यहाँ पर आपकी मस्जिद को शहीद किया गया, एक नहीं 4 मस्जिदों को शहीद किया गया तुम्हारे। मस्जिद एक खाना, कुत्तागुड़म फॉरेस्ट की मस्जिद, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद किया गया। कुछ नहीं करने का है, कोई डर खौफ की बात नहीं है। सबसे पहली चीज यह है कि 1 दिसंबर के दिन मुझे आदम मलिक साहब का वो शेर याद आया
कि अब के गर्दन तेरी होगी, अब के गर्दन तेरी होगी, 1 दिसंबर तेरा था, ये दिसंबर मेरा है। खामोश जाइए, कौन से बटन पे बटन दबाना है। ना टीआरएस ना एमआईएम, ये दोनों मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है। जहां पर एमबीटी का कैंडिडेट है उसको दीजिए, एमबीटी के कैंडिडेट नहीं है वहां पर और कोई आजाद उम्मीदवार, अच्छा उम्मीदवार है। पढ़े लिखे बच्चों को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अभी वक्त है, कल 3 बजे तक टाइम है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जब तक आप लोग इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, हैदराबाद की तरक्की होने वाली नहीं है। आप लोग अपने घरों में बैठेंगे, पोलिंग के दिन हॉलीडे मनाएंगे, तो फिर ये मजलिस आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगी। ये गुंडे, शोदे, बदमाशा, लैंड ग्रैबरा, ये जालिम लोग जो है, अरे अभी इलेक्शन का ऐलान कर दिए, आप जाके देखो जहां पर फ्लड्स आए, बाबा नगर में अभी लोग नहीं आए वापिस घरों पे, नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी में लोग वापिस नहीं आए, अल जुबैल कॉलोनी वीरान पड़ी हुई है, भूत बंगले दिख रहे हैं खरा वहां पर। बाबा नगर आपके तालाब कट्टे में कई लोग घरों में तबाह है, कोरोना से परेशान हैं और आपके उससे परेशान हैं। तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा है, खामोश जाइए। चाहे वो एमआईएम वाले आपको चिट्ठी लाके देने दीजिए, बल्लिया वाले लाके देने दीजिए, टीआरएस वाले लाके देने दीजिए, अवाम रोड पर जब तक नहीं आएंगी, अच्छे नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे, फिर 5 साल हम रोते बैठेंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा, सोशल मीडिया पे गालियां देंगे। वक्त आ गया है, 1 दिसंबर तेरा था, ये दिसंबर मेरा है बोल के निकलो। इंशाल्लाह अजीज अच्छे उम्मीदवारों को इंतखाबात में कामयाब करो। और उमन ये होता है कि आप देखिए असेंबली इलेक्शन याकूतपुरे में 30%, 35% पोलिंग, 70% लोग क्यों नहीं निकल रहे भाई घर से, बताइए। आप जिम्मेदार है, ये सिस्टम को बिगाड़ने के लिए आप जिम्मेदार है। ये सिस्टम को सुधारेंगे भी इंशाल्लाह ताला आप लोग। पहले जमाने में जो है गाजी मिल्लत जब तालाब का चंद्रायन गुट्टे से इलेक्शन लड़ते थे तो कई बूथों में जो है ओरिजिनल वोटों से बढ़ के निकल जाते थे। वो जज्बा तुम्हारा कहां पर गया बताइए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 4 मीनार से इलेक्शन लड़ते थे तो 1-1 लाख 1.5 लाख से जीतते थे, 80% पोलिंग, 90% पोलिंग होती थी पुराने शहर में। क्यों नहीं हो रही? अब मैं ये बतलाता हूं कि सिर्फ जो है 10% से 15% लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आधे एमबीटी को दे रहे हैं, आधे एमआईएम को दे रहे हैं। एमआईएम वाले बोकसिंग कर रहे हैं। ये